जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम नजदीक है और इस समय जो आपको सफलता दिला सकता है वो एकमात्र प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस आपको ये पता करना है कि आखिर हम इस समय कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत कर पा रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट ही आप बता पाएगा कि आपकी कमियां क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्त, इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देखेंगे तो केवल प्रश्नों को ही नहीं देखेंगे, प्रश्न के साथ साथ इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो भी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए मेरा अनुरोध आप सभी से रहेगा कि लास्ट तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो पहला प्रश्न है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? तो बहुत सिंपल है ये। तो कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? कहानियां। बड़ी ई नहीं रहती है, छोटी ई रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। तो कवि का सही बहुवचन रूप होगा दोस्त कवि वृंद। क्या होगा? कवि वृंद। और अगर मान लीजिए अगर पूछता कि शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, तो शिक्षक का बहुवचन होता है शिक्षक गण। अगर छात्र का बहुवचन पूछता तो छात्र गण होता, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। तो सबसे पहले जब सवाल आपके सामने आए तो खुद से ट्राई करिए, अगर 2 सेकंड में जवाब मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाकी जवाब हम दे ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दो व्यंजन दोस्त जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इन चारों ही व्यंजन को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अगर मान लीजिए ये पूछता कि अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व। अगर पूछता उस व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं, तो तीनों प्रकार के जो स होते हैं और ह। यहाँ पे इसमें इन चीजों के बारे में दिया गया है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दिए। बाकी अगर अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो अल्प प्राण होता है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण होता है किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण होता है दोस्त किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा। किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। उस हिसाब से इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा विकल्प नंबर बी, यानी प, क्योंकि प जो है अपने वर्ग में प्रथम नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करे कौन सी भाववाचक संज्ञा है? कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा ऐसी होगी जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, है ना, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। तो ऐसा होगा आंसर नंबर सी, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगर बात करें लड़के की, तो लड़का एक जाति है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा। पेड़ को भी किसमें रखेंगे? हमने कल ही बताया, कल क्या अगर डिस्कशन वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जिसके की भी क्लासिफिकेशन किया जाए, जिसका वर्गीकरण किया जा सके, जिसके सैकड़ों ब्रांड अवेलेबल हैं, उसको हम रखेंगे किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। तो पेड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगी, और भारत चूंकि एक है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तरह कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? फिर वही चीज, जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं होगी? यहाँ पे सुंदर, क्योंकि सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसको देखा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। बाकी जवान किसको कहा जाता है? जो हमारी सेना के जवान है उनको जवान बोला जाता है ना। और बाकी नवयुवक, नए लड़कों को बोला जाता है नवयुवक। और जवान शब्द और नवयुवक शब्द में बहुत फर्क होता है, ठीक है। बाकी बालक जो है ये एक तरीके की जातिवाचक संज्ञा है, और मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है, जवान भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुंदर नहीं है, सुंदर भाववाचक संज्ञा है। गरीबों की सहायता करो, गरीब क्या है? तो गरीब क्या है? जाति है। गरीब क्या है? जाति है ना। तो गरीब स्पष्ट रूप से पता भी चल रहा है, गरीब अमीर ये सब क्या है? जाति है। जहां भी वर्ग होगा, क्योंकि मनुष्यों की एक जाति है का गरीब, एक जाति है धनी, तो वो भी क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। वही जिसका भी वर्गीकरण आप कर सके, जिसमें हजारों ब्रांड पाए जाते हैं, वो हमेशा हमेशा याद रखिएगा कौन से होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इसमें रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? तो स्वयं शब्द में यहाँ पे स्वयं को अंडरलाइन किया है, तो याद रखिएगा स्वयं शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि अगर कर्ता अपने आप को दोबारा संबोधित करता है उसी वाक्य में किन किन शब्दों से? स्वयं, खुद, अपने आप, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम अगर बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, और इसमें क्या होता है? यह, वह, ये, वे के बाद से क्या होता है? कोई वस्तु आती है। यह, वह, ये, वे के बाद से अगर कोई वस्तु आ जाते हैं, या फिर हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हो, तो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमें, मुझे, और अगर आपका मध्यम पुरुष की बात करें तो तुम, तुमने, तुझे हो जाएगा। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे। लेकिन याद रखना है अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे के बाद से क्या आता है? व्यक्ति आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं अपने
वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। यहाँ पे फिर यहाँ पे कर अंडरलाइन किया गया है अपने आप को, ठीक है ना। तो हमने कहा कि जैसे ही कर्ता अपने आप को दोबारा संबोधित करता है वहां क्या होगा, निजवाचक। अब संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी क्या है, जोड़ रहा है। हमने कहा जो बोओगे सो काटोगे, तो जो सो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जो जोड़ने का काम कर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना मेहनत करोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, तो जितना उतना भी यहां भी क्या होगा, संबंधवाचक होगा। कहने का मतलब वाक्यों को जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है, वो संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक तो आप बिल्कुल पहचान सकते हैं, क्या, कौन, कैसे, कहां, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह क्या है, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, इसको आप बिल्कुल छांट सकते हैं आराम से। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें हो जाएगा दोस्त, इसमें सीधा सीधा संकेत किया गया है और यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आटा में थोड़ा नमक डालें, आटा में थोड़ा नमक डालें, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है ना, निश्चित नहीं है। तो जब निश्चित नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। और अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि जिसकी भी माप तौल की जा सकती है उसको हम किस में रखते हैं, परिमाणवाचक में, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला कह रहा है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, तो दोस्तों जो विशेषण की विशेषता होता है उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, और विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। तो चंद रुपए, रुपए निश्चित है, नहीं है, तो जो चीजें निश्चित नहीं है सबसे पहली बात वो अनिश्चित में जाएंगी, वो चीजें किसमें जाएंगी, अनिश्चित में। और रुपयों की चूंकि हम लोग गिनती कर सकते हैं इसलिए इसको किसमें रखेंगे हम, अनिश्चित संख्यावाचक में। देखिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं परिमाणवाचक और आपका संख्यावाचक में। तो संख्यावाचक में गिनती होती है, जिस भी चीज की आप गिनती कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, हम लोग देखते भी हैं। अब जैसे पानी है तो पानी को गिना नहीं जा सकता है, तेल है गिना नहीं जा सकता है, तो जिसको गिना नहीं जा सकता है वो परिमाणवाचक में जाएगा। जिसका माप तौल सिर्फ हो सकता है उसके हम परिमाणवाचक में रखते हैं, बाकी जिसकी गिनती हो सकती है उसे हम रखते हैं संख्यावाचक में। चूंकि रुपयों की गिनती हो सकती है लेकिन यहाँ पे चंद रुपए निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। तो याद रखिएगा, अब नदी जो है वो एक संज्ञा है, और नदी कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदियों में कई प्रकार हैं और जिसका कई प्रकार होगा वो हमेशा जातिवाचक में आएगा। तो नदी हो गया संज्ञा, और संज्ञा और सर्वनाम की संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण। तो चौड़ी शब्द हो गया यहाँ पे विशेषण, तो संज्ञा की विशेषता जो बताया वो विशेषण हो गया। लेकिन अब यहाँ पे सबसे जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, चौड़ी की विशेषता बता रहा है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताया उसे क्या कहते हैं दोस्त, प्रविशेषण। तो विकल्प नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला है कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित क्या होगा। तो कोहली द्वारा, अब कृतवाच्य में बदलना है, तो कृतवाच्य में क्या होता है, कृतवाच्य के स्ट्रक्चर में द्वारा शब्द गायब होता है। क्या होता है, द्वारा शब्द गायब होता है, तो द्वारा ना होकर यहाँ पे क्या होता है, ने होगा। तो कोहली ने शतक लगाया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो अकर्मक क्रिया बहुत आसान होता है पहचानना, अगर आप क्या से प्रश्न करें, किससे प्रश्न करें, क्या से, क्या और कैसे से प्रश्न करने पर जवाब अगर नहीं मिलता है तो याद रखिएगा वहां अकर्मक क्रिया होगी, और क्या और कैसे से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मोहन सोता है, क्या सोता है, बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। लेकिन राम खेलता है, क्या खेलता है, हो सकता है क्रिकेट खेल रहा हो, फुटबॉल खेल रहा हो, हॉकी खेल रहा हो, बहुत सारी चीजें हैं ना। यहाँ पे कह रहा है स्पष्ट रूप से राम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे क्या खेलता है, यहाँ भी जवाब मिल गया। सीता गाती है, क्या गाती है भाई, गाना गाती होगी। तो क्या से प्रश्न करने पर हमको 3 ऑप्शंस में जवाब मिल गए, बी, सी एवं डी में, जबकि ए में जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए यहाँ पे विकल्प नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। आप सभी से मैं दोबारा अनुरोध कर रहा हूं दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल डिस्कशन है। और अगर आपने पहले कभी हिंदी एक बार पढ़ रखी है तो संपूर्ण हिंदी इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में छप जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अगला है सकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव डालती है। तो सकर्मक में क्या है दोस्त, कर्म आ रहा है, तो इसमें किस पे प्रभाव डालेगी, ये कर्म पे, ठीक है।
आगे चलते हैं। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो कौन किताब पढ़ता है? प्रभाव किस पे है? देखिएगा, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ने लगे, यानी क्रिया का लिंग वचन अगर कर्ता के हिसाब से बदले तो वहां कर्तवाच्य होता है, और क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदले तो कर्मवाच्य होता है, और अगर क्रिया का लिंग वचन कर्ता और कर्म दोनों के हिसाब से ना बदले तो वहां कौन सा होता है? वाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राम किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ रहा है? राम। राम की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य। कौन सा होगा? कृतवाच्य। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है कि यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता। अब देखिए इसमें शर्त दिया गया है, और काल के अंदर शर्त सूचक वाक्यों की बात करें तो दो प्रकार होते हैं काल में। एक होता है हेतुमद हेतुमद भूतकाल, और एक होता है हेतुमद हेतुमद भविष्यत काल। हेतुमद हेतुमद भूतकाल में क्या होता है कि भूतकाल में शर्त रखी गई होती है, और हेतुमद हेतुमद भविष्यत काल में क्या होता है कि भविष्य के लिए शर्त रखी गई होती है। जैसे हम कहें कि यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पुलिस बन जाएंगे, तो ये भविष्य की बात कर रहे हैं हम। तो जो भविष्य के लिए शर्त रखेंगे तो हेतुमद हेतुमद भविष्यत काल। लेकिन यहाँ पे कहा गया यदि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता, यानी पहले की बात की जा रही है। और जब भी भूतकाल की बात की जाएगी याद रखिएगा शर्त के साथ, तो वहां पे हो जाएगा हेतुमद हेतुमद भूतकाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, क्रिया होने पे अगर संदेह हो जाएगा तो याद रखिएगा वहां संदिग्ध वर्तमान होगा। कौन सा वर्तमान होगा? संदिग्ध वर्तमान। और इसकी सबसे मुख्य पहचान यही है कि इसके लास्ट में अगर आप देखेंगे शब्दों के अंदर ता होगा, ती होगी, ते होंगे आएगा। जैसे हम कहेंगे कि वह इस समय पढ़ता होगा, है ना, चाहे राम क्रिकेट खेलता होगा, वह हॉकी खेलता होगा, तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जहां भी लास्ट में आएगा याद रखिएगा संदिग्ध वर्तमान होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला सवाल, कल तापमान अधिक होगा, संभावना दर्शाई जा रही है ना, और संभावना किस में दर्शाई जाती है? भविष्यत काल में। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा प्रश्न का? बिल्कुल राइट जवाब सी होगा। अगला, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अब सुनिएगा, कभी कभी की बात करें तो कब कह रहा है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ख्याल आने का जो तरीका है हमारे दिल में है वो क्या है? कभी कभी है। तो इसमें अगर याद रखेंगे, जब भी आपको विशेषण पहचानना हो तो बहुत सिंपल ट्रिक हम बता रहे हैं। इसमें ऐसे हम बता दें पहले, सबसे पहले जवाब, इसका जवाब होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें अगर आपको पता करना हो कि कहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, कहाँ पे कालवाचक होगा, कहाँ परिमाणवाचक होगा, कहाँ स्थानवाचक होगा, तो रीतिवाचक में अगर आपको पहचानना है तो सीधा कैसे से प्रश्न करिए। कैसे आ रहा है ख्याल? तो कभी कभी आ रहा है। कैसे से प्रश्न करने पर हमको जवाब मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक। क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने के ढंग का तरीका पता चलता है। क्रिया के होने के तरीका का जो पता चलता है वो किसमें पता चलता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। कालवाचक में तो सीधा समय को दर्शाता है, वह जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, वह 5 घंटे में आएगा, वह 2 घंटे में आएगा, वहां समयवाचक हो जाए, समय सूचक होता है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जहां माप तौल होती है ना, और स्थानवाचक में सीधा वही चीज बाया दाया ऊपर नीचे, है ना, तो ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं? स्थान को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे स्थानवाचक विशेषण ये बहुत आसान होता है पहचानना। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, तो साल भर वेतन नहीं मिला, साल भर क्या है? यहाँ पे समय को दर्शा रहा है, और इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा कालवाचक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे है ए ओ आज किस प्रकार के अव्यय हैं? तो ये है दोस्त, जो है ये दोस्त है आपके, अरे ये क्या हो गया? तो क्या हमने कहा? आश्चर्य प्रकट किया है, ए ओह। तो यहाँ पे कई बार आश्चर्य भी होता है, लेकिन कई बार शोक भी हम लोग प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे आश्चर्य तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा शोक बोधक अव्यय। अरे ये क्या हो गया? ओह, यहाँ पे चूंकि ओह शब्द दिखाई दे रहा है, और ओह शब्द हम लोग शोक यानी कष्ट के लिए ही व्यक्त करते हैं, दुख के लिए ही व्यक्त करते हैं, इसलिए प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा कौन सा? शोक बोधक अव्यय। अगर कोई पूछ दे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अव्यय होते हैं? सबसे पहले होता है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना। तो समुच्चय बोधक में क्या होता है? और तथा एवं, ये सब से जुड़े हुए शब्द समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। संबंध बोधक में आपका सीधा संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है, जैसे के बिना, के अलावे, के अतिरिक्त, ठीक है, तो वहां होता है आपका कौन सा? संबंध बोधक हो जाता है। और इसके अलावे विस्मयादि बोधक सबसे आसान होता है, इसमें सीधा विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, तो वहां क्या है? किसके पास खड़ा था? चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। दीवार क्या है? एक जगह है, और इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। हर समय दूसरों की कमियों को ढूंढने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हर समय दूसरों की कमियों को ढूंढने वाले को बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी। अगला प्रश्न, तीनों लोगों का स्वामी, तीनों लोगों का स्वामी बोलते हैं दोस्त त्रिलोकी। किसको बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? त्रिलोकीनाथ,
है ना। त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के लिए अक्सर यूज किया जाता है। तो तीनों लोकों का स्वामी है उसे कहेंगे त्रिलोकी। अगला, जो दंड पाने योग्य है, तो जो दंड पाने योग्य है उसे कह सकते हैं दंडनीय। क्या कह सकते हैं? दंडनीय। विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है खग जाने खग की भाषा। तो खग जाने खग की भाषा, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ होगा कि समान प्रवृत्ति वाले व्यक्ति एक दूसरे को क्या कहते हैं? जान जाते हैं। समान प्रवृत्ति वाले व्यक्ति एक दूसरे को क्या करते हैं? सराहते हैं, यही इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कब्र में पैर लटकना। कब्र में पैर लटकना हम समझ रहे हैं, मृत्यु के बिल्कुल समीप होना। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उंगलियों पर नचाना। उंगलियों पर नचाना, जल्दी जवाब बताइए। उंगलियों पर नचाना क्या होता है? अपने वश में कर लेना। विकल्प नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राज दरबार। तो राज दरबार में अगर बात करें तो इसका विग्रह करेंगे तो आएगा राजा का दरबार। किसका दरबार? राजा का दरबार। और का शब्द क्या है? कारक विभक्ति है। और जहां भी कारक विभक्ति आएगी याद रखिएगा वहां पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। जहां भी विग्रह करने पर कारक विभक्ति आएगी वहां तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आ गया किसी पेपर के अंदर कि समास के अंदर किन शब्दों में योग ऋण शब्दों का प्रयोग होता है, किस समास में योग ऋण शब्दों का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा उसके लिए बहुव्रीहि समास होता है। क्योंकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दो शब्द मिलकर तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। यानी यहां पे क्या होता है? इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने आपको बताया। कर्मधारय समास अगर कभी आपको पहचानना हो तो दो ही चीजें हैं, विशेषण और विशेष्य। जहां भी विशेषण और विशेष्य एक साथ आपको दिखाई देंगे वहां कर्मधारय समास होगा। जैसे हमने कहा नीली गाय, तो नीली क्या है? विशेषण है। और गाय क्या है? विशेष्य है। क्योंकि विशेष्य होता है, जो विशेष्य है वो हमेशा संज्ञा होता है। विशेष शब्द जो है सामान्यतः संज्ञा होता है। तो हमने कहा नीली गाय, तो नीला क्या है? विशेषण, और गाय क्या है? संज्ञा। तो इसलिए नीली गाय कैसा होगा? नीली गाय में कर्मधारय होगा। दूसरी चीज, अगर कर्मधारय समास आपको पहचानना है तो इसका विग्रह करने पर अगर है जो या के समान शब्द आता है तो वहां कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। इसमें पहले ही पद की प्रधानता होती है। ठीक है, और कई कई बार क्या होता है कि एक ही शब्दों का दो बार दोहराव हो जाए, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, तो वहां भी कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन, यथा संभव। तो यथा शब्द क्या है? अभी हमने कहा कि उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। नाम ही है इसका अव्ययी भाव, प्रथम पद इसका अव्यय होगा। अगला, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उत्तर पद की प्रधानता दोष होती है तत्पुरुष समास में। और द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है। जैसे हम लोग कहते हैं नवरत्न, हम लोग कहते हैं चौराहा, तिराहा, त्रिफला, तो ये सब क्या है? द्विगु समास है। द्वंद्व समास में हमेशा एक दूसरे के विलोम शब्द एक साथ आते हैं। जैसे पाप पुण्य हो गया, हार जीत हो गया, ऊंच नीच हो गया, तो ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा कर कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा दोस्त विकल्प नंबर डी। क्यों? क्योंकि प्रिय सखा, प्रिय सखा है यहाँ पे, ऐसा सखा जो प्रिय है जो के समान आएगा तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्योंकि कामचोर, काम से मैं चोरी करने वाला, मैंने काम से भागे जो, उसे क्या बोलते हैं? कामचोर। जो काम से भागने वाला है वही कामचोर है। तो से जो है कारक विभक्ति, इसलिए यहाँ तक पुरुष समास होगा। आ जन्म में क्या होगा? आ क्या है? पहला पद अव्यय है, तो इसलिए कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। सपरिवार माने परिवार के साथ, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास होगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब दोस्त होगा विकल्प नंबर डी। अगला है अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम होता है दोस्त, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? तो आरोह का विलोम होगा दोस्त अवरोह। आरोह का विलोम क्या होगा? अवरोह। अगला क्वेश्चन, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और तम माने होता है अंधकार। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आग का पर्यायवाची नहीं है, तो आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्त? व्योम। कौन नहीं है? व्योम। क्योंकि व्योम किसका पर्यायवाची है? आकाश का। अंबर हो गया, व्योम हो गया, ये सब आकाश के पर्यायवाची है। जबकि कृषाणु, अनल, पावक अग्नि के पर्यायवाची है, यानी आग के पर्यायवाची है। और कभी कभी अनिल की अगर बात करें, क्योंकि आप देखेंगे समसूत्री भिन्नार्थक में कई बार दे दिया है अनल, अनिल, तो अनल दोस्त आग का होता है और अनिल जो है वो वायु का होता है, हवा का होता है। अगला क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची की बात करें दोस्त, तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची होता है कमल। कौन होता है? कमल। विकल्प नंबर सी। अगला, कदर का पर्यायवाची नहीं है, तो कदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विस्मय नहीं है। कौन सा नहीं है? विस्मय। बाकी सब होते हैं। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची आपदा नहीं है। कौन नहीं है? आपदा। सरिता, निम्नगा, अपगा होता है, आपदा नहीं है। मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा? मक्खी। क्योंकि छतरी वाला छ जो है तद्भव बनाते समय किसमें बदल जाता है?
ख में, किसमें? ख में। अगला है कि कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव इसमें बहुत आसान से छाट सकते हैं। तद्भव शब्द वे हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और यहाँ पे कपूर जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, फिर तद्भव पूछा है, तो तद्भव में अगर हम बात करें दोस्त, तो यहाँ पे तद्भव हो जाएगा आपका अंधकार, क्योंकि जिसमें भी याद रखिएगा, इसमें भी याद रखिएगा अनुस्वार लगा होगा वो हमेशा हमेशा तद्भव शब्द होगा, तो अंधकार तद्भव है। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? तुलसी मन मंदिर में, मन रूपी मंदिर में, तुलसी कहाँ है? मन मंदिर में बिहरे, तो मन मंदिर में जिनका वास है, तो मन रूपी मंदिर। जहां भी आप किसी शब्द का किसी वाक्य का आप अर्थ निकालें और वहां रूपी शब्द आएगा, तो याद रखिएगा वहां पर क्या हो जाएगा? रूपी, रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि परिभाषा कहती है रूपक अलंकार की कि उपमेय में उपमान का अभेद्य रूप से आरोप प्रकट किया जा रहा है। अब मन कोई मंदिर नहीं है, लेकिन मन पे आरोप लगाया गया है मंदिर का, तो जैसे ही आरोप लगेगा वहां रूपक अलंकार होगा। ठीक है। और यहाँ पे उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार में तुलना होता है। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि मानवीकरण अलंकार में सीधी सीधी चीजें ऐसी होती है कि जो कोई निर्जीव चीज है और उस पर सजीव का आरोप लगा दे। जैसे हम कहें लताएं हंस रही हैं, घटाएं बढ़ रही हैं, तो लताएं हंस रही हैं, लता माने पेड़ की डालियां जो होती हैं, अब वो हंसने का उसका कोई मुख तो है नहीं। हमने कहा आंखें बरस रही हैं, तो आंख कोई झरना है कि बरसेगा? आरोप लगाया गया, आरोप लगाया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। अगला है, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। सा सी से आएगा, याद रखिएगा, तो वहां पे हमेशा और हमेशा उपमा अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे उपमा से उपमेय से उपमान की तुलना होती है, तो वहां पे होता है उपमा अलंकार। कई बार पूछ देता है कि किस अलंकार में वाचक शब्द का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा उपमा अलंकार में ही वाचक शब्द आता है। अगर आपको कभी उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानना हो तो याद रखिएगा, अगर किसी पंक्ति में मनु मनहु जनु जानहु अगर ये शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, यहाँ पे कौन सा शब्द यूज किया? भ्रांति। और भ्रांति शब्द आते ही हम क्या टिक कर देंगे? यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा भ्रांतिमान अलंकार। अगला, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि म रिपीट हुआ है ना, मुदित में म है, महीपति में म है, मंदिर में म है। जब एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होने लगे तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है दोस्त? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि होय ब्रह्म समाना, तो जहां भी भक्ति के अंदर आपको उपदेश किया गया होगा, याद रखिएगा वहां शांत रस होता है। कौन सा रस होता है? शांत रस। क्योंकि वाल्मीकि जी को लोगों ने जाना कि उल्टा नाम जप रहे हैं, यानी राम का अर्थ मरा, राम का उल्टा मरा। तो जहां भी इस प्रकार के उपदेश आपको दिखाई दे, याद रखिएगा वहां पे कौन सा हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है महनाई, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी के फिर एक संदेश है समाज के लिए, और जैसे भाई जब अहंकार था तो वो ईश्वर नहीं, और जब अहंकार नहीं है तो वो ईश्वर है। तो यहाँ भी कबीरदास जी ने उपदेश दिया है, और जहां भी उपदेश होगा वहां शांत रस होगा। विकल्प नंबर सी राइट जवाब होगा। अगला है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित, चकित माने आश्चर्य, जब आश्चर्य में पड़ गई तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अद्भुत रस, अद्भुत रस, सॉरी अलंकार नहीं रस। छंद से संबंधित गण कितने होते हैं? तो छंद से संबंधित कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में होती है। कितने में, किस में होती है? चौपाई में। अगला क्वेश्चन चल रहा है, छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो छप्पय याद रखिएगा विषम मात्रिक छंद है, और छप्पय किससे मिलकर बना होता है? रोला और उलाला से। रोला और उलाला से मिलकर बनता है छप्पय। और अगर पूछने की कुंडलियां किससे मिलकर बना है, तो कुंडलियां मिलकर बनता है दोहा और रोला से। ठीक है, तो ये थे दोस्त महत्वपूर्ण 55 प्रश्न, जिसको हमने आपके साथ बहुत डिटेल डिस्कशन किया, और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्त बहुत मेहनत लगती है। आप वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भूल जाते हैं। मेरी गारंटी है दोस्त, इसी तरीके की डेली लगभग 20 दिन जो परीक्षा का बचा हुआ है, उस 20 दिन में डेली 50-55 प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण हिंदी का कंप्लीट डिस्कशन आपको करा देंगे, और बहुत ही कम समय में। तो अगर आपके एग्जाम के अंदर हिंदी में स्कोर कम हो रहा है, या आप हिंदी में बहुत सारी चीजों को भूल गए हैं, तो निश्चित रूप से इन वीडियो को देखकर आपका स्कोर सुधरेगा, उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।